हम जो है समझेंगे मौलिक अधिकार, जो कि किसी भी बच्चे को जन्म लेने के तुरंत बाद से मिलना शुरू हो जाता है। मौलिक, मूल अधिकार, मूल मीन्स बिल्कुल, कहते हैं ना मूल अवस्था, स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना। तो जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं उनके बारे में जो है हम आज समझेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो ये है चैप्टर किसका, संविधान का। संविधान, इसमें जो है भाग कितने हैं का, 22। संविधान में कितने भाग हैं, 22। ये मान लो संविधान एक बुक है और उसमें चैप्टर हैं कितने, 22। संविधान संशोधन करने के बाद बहुत सारे क ख ग जोड़ के इनको 22 से आगे बढ़ा दिया है, लेकिन ठीक है 22 के बजाय 23वां नहीं है, लेकिन 22 का जैसे 7 का इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। तो बेटा अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद है बेटा 395। अनुच्छेद कितने हैं, 395। इनको भी क ख ग करके आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो है अनुच्छेद कितने हैं, 395। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले थे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये इनमें से कौन से वाले चैप्टर में मिलेंगे आपको, यदि आप संविधान की बुक खोलते हो, चैप्टर खोलते हो, तो कौन से चैप्टर में मिलेंगे, तीसरे चैप्टर में। कितने चैप्टर है इसमें, 22। संविधान की एक किताब है, उसमें कितने चैप्टर हैं, 22। उसमें से कौन से चैप्टर मिलेंगे मौलिक अधिकार आपको, तीसरे वाले चैप्टर में। तो ये कौन से मिलेंगे, भाग तीसरे वाले में, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने भाग 3 खोल लिया, चैप्टर 3 खोल लिया। अब ये जैसे चैप्टर 1 होता है ना, चैप्टर 1 या फर्स्ट, उससे 22 तक के जितने भी चैप्टर हैं उन सब में मिला के मान के चलो कि क्वेश्चन आंसर, आपके क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन हैं, मान के चलो 395। हर चैप्टर में क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू नहीं हो रहा है, आप ये मान के चलो कि पहले चैप्टर से 1 शुरू हुआ और लास्ट के चैप्टर तक चलते चले गए सारे आर्टिकल, ठीक है। तो जो आपका तीसरा वाला जो चैप्टर है, इसमें जो है आर्टिकल, तीसरे चैप्टर में कौन क्या है, मौलिक अधिकार। और ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक के है इसका जो है प्रावधान, वो है आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान है इनमें, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मौलिक अधिकार हैं कितने, कितनी संख्या है इनकी मौलिक अधिकारों की, देखो बेटा इसको यहां से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कितनी संख्या है इनकी, पहले स्वतंत्रता के बाद जो मौलिक अधिकार हमारे थे वो कितने थे, 7। कितने थे, 7। उनमें 6 तो ये थे जो अभी है, अभी 6 हैं, लेकिन एक और था एक्स्ट्रा, वो कौन सा था, पहले थे बेटा 7, इनमें एक ये था, ये कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। ये कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकारों का मतलब ही यही होता है कि हमें जन्म के बाद जो अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं, हम उनके लिए गवर्नमेंट से कह सकते हैं। तो अब जो मौलिक अधिकार थे उनमें संपत्ति का अधिकार भी था। अब जैसे सपोज दैट किसी बंदे का जन्म हो गया, उसके पास संपत्ति है ही नहीं, उसने केस कर दिया जी
और बिना मौलिक अधिकारों के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली जा सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे और मान लो कि किसी ने केस कर दिया कि जी मेरे पास तो संपत्ति नहीं है, मुझे संपत्ति दो, सरकार पे केस कर दिया किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाके, अब सरकार कहां से लाएगी संपत्ति उसके लिए। तो सरकार ने सोचा कि इस अधिकार को खत्म ही कर देते हैं इनका, भाई हम कहां से संपत्ति लाके देंगे। तो सरकार ने जो है 1978 में एक संविधान में संशोधन किया, संविधान में एक जो है संशोधन किया और जो संशोधन था वो कौन सा था, 44वां। 1978 में संविधान में 44वां संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, अधिकार को समाप्त कर दिया। अच्छा, अब इन्होंने इस वाले अधिकार को अनुच्छेद 300 क में जो है डाल दिया कि अब ये संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार न होकर अब ये कानूनी अधिकार हो गया। और किसका कानूनी अधिकार, सिर्फ सरकार का, गवर्नमेंट का। कैसे, जैसे गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो यहां से एक हम रोड निकाल देते हैं, तो अब उस रोड को निकालते समय जो गरीब लोग हैं उनको तो अच्छा लगेगा कि चलो भाई ठीक है, हमारी संपत्ति के हमें अच्छा खासा मुआवजा मिल रहा है, दूसरी जगह हम जमीन और खरीद लेंगे, ठीक है। और जैसे किसी को लगे कि जी नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है पैसों की, और ये वो विरोध करे, ठीक है। कुछ लोग अपनी सहमति से जमीन को दे देते हैं, कुछ लोग यदि विरोध करते हैं तो जब वो विरोध करेगा तो उस समय गवर्नमेंट जो है इस अधिकार का यूज करेगी, संपत्ति के अधिकार का, अपने का कानूनी अधिकार का। संपत्ति का अधिकार क्या रह गया अब ये सिर्फ जो है आपका कानूनी अधिकार रह गया है। और इस अधिकार के तहत गवर्नमेंट जमीन को ले लेगी, चाहे आपकी सहमति हो या ना हो। सहमति है तो मुआवजा लो और आगे बढ़ो, सहमति नहीं है तो फिर जो है कोर्ट से इसके तहत ले लेगी। जैसे बताया ना कि बाद में उनमें क था ग जोड़ते चले गए, तो स्टार्टिंग में तो ये 300 क था नहीं, लेकिन अब 300 क जुड़ गया, क्योंकि 300 तो पहले भी था लेकिन क जुड़ गया क्योंकि बाद में तो इसको जोड़ा है, बाद में तो इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, तो बाद में क के नाम से 300 के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारा ये वाला चैप्टर नहीं है, अभी हमें पढ़ना है इन 6 को। अच्छा, अब इन 6 को जो है हमें पढ़ना है, तो मान के चलो अब ये 6 कौन कौन से देख लेते हैं इनको। नंबर 1 समानता का अधिकार। कौन सा? नंबर 1 समानता का अधिकार। इसका प्रावधान, अच्छा इसका प्रावधान जो ये 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं इन्हीं में मिलेगा। तो जो समानता का अधिकार है उसका प्रावधान है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें क्या है, जो सबके लिए कानून मतलब जो है समान है। और फिर इसमें एक्सप्लेन करेंगे, एक एक को बारीकी से खोल खोल के पढ़ेंगे। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में, 18 में, जो भी है सबको एक एक करके पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। तब तक ये थोड़ा सा फौरी तरीके से ये देख लो कि कौन सा कितने हमारे अधिकार हैं और कितने से कितने तक हैं। अच्छा, दूसरा हमारा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, ये है हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक। जो मीडिया वाले जो होते हैं, जो कहीं पे भी आ जाते हैं आपसे सवाल जवाब करने के लिए, उनको भी स्वतंत्रता इसी में प्राप्त है, आर्टिकल 19 में। 19 के अंदर भी डीपली में जाएंगे, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रावधान हैं।
ठीक है ना। तो मीडिया को आजादी कहां से मिलती है? यहां से। हमको जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो कहां से मिलती है? यहीं से। फांसी वांसी का जो प्रावधान होता है, और फांसी एक सिस्टमेटिक तरीके से दी जा रही है या नहीं, वो उसका प्रावधान कहां से मिलता है? यहीं से। कि किसी के जो प्राण भी लिए जाएंगे तो वो किस तरीके से लिए जाएंगे, सारा प्रावधान है यहीं पे। अब देखते हैं अधिकार तीसरा वाला। तो जो तीसरा वाला जो हमारा अधिकार है वो कैसे है बेटा, उसको देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें क्या है शोषण में, कि जैसे 23 से 24 तक, ये है आर्टिकल 23 से 24 तक। आर्टिकल 23 में क्या है? बलाश्रम। बलाश्रम, बल के द्वारा कराया गया श्रम। बल के द्वारा आप किसी से काम करवा रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो, उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। जो बंधुआ मजदूरी है वो इसी आर्टिकल के तहत निषेध है। हमारा संविधान कहता है किसी भी बच्चे को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जबरदस्ती कोई उससे काम नहीं करवा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि कोई उससे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाए। आर्टिकल 24 में ऐसे ही हम एक एक को खोलेंगे। 24 में है बाल श्रम। इसमें यह है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने नहीं भेज सकते हो। यदि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने भेजते हो, आप पे आपका पड़ोसी भी या कोई भी आपकी शिकायत कर सकता है, केस कर सकता है। कि सरकार ने जो है 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया है, लेकिन ये फिर भी कारखाने भेज रहा है। और जो वो निःशुल्क प्रावधान है वो अब हमारे मौलिक कर्तव्य में भी डाल दिया गया। उसको मौलिक कर्तव्य में जो है ये सभी जितने भारत देश में लोग रहते हैं इन सबका मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा प्रावधान करवाएं, शिक्षा के लिए भेजें। जिसमें कि उनके पास पैसे नहीं है तो सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करती है। 14 साल के बाद भी बच्चे को किसी भारी कारखाने में आप नहीं भेज सकते हो। सिर्फ जैसे कि 18 साल का बच्चा एक युवा होता है, उससे पहले यदि ये कह रहा है ना 14 तक के को नहीं भेज सकते, 14 के बाद भेज सकते हो। 14 के बाद भी आप भेजोगे तो एक हल्के काम होते हैं, जैसे किसी होटल पे पहुंचा करना, किसी दुकान पे लग गया, कोई सामान वामान पकड़ाने, ऐसे छोटे मोटे कार्य आप बच्चे से करवा सकते हो 18 साल से पहले। 18 साल के बाद आप कोई बड़ा काम करवा सकते हो। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक बेटा, इसमें क्या होता है, ये है आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक। कितना? अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें क्या होता है बेटा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको हिंदू धर्म ही मानना है, या आपको इस्लाम धर्म ही मानना है, या आपको क्रिश्चियन धर्म ही अपनाना है। आप हमारे देश में, आप भारत देश में, आप हिंदुस्तान में बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। ये हमारा ये वाला अधिकार हमें स्वतंत्रता देता है कि हम जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता हमें यहाँ से मिलती है। तो जो 25 अब है हमारा अगला, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा बेटा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये है आपका आर्टिकल, ये है आपका आर्टिकल
29 से 30, 29 से 30 तक ये सपोर्ट करता है किसी को, अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं वो अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, उन्हें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। जैसे ये मदरसा वगैरह चलते हैं, क्रिश्चियनों के जो विद्यालय चलते हैं, ये सब उनको किसका कौन सा अधिकार प्राप्त है, यहीं से इसी की सपोर्ट में वो सब चलते हैं, ठीक है ना। उनको ये अधिकार प्राप्त है अपनी संस्कृति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सपोर्ट करता है। अल्पसंख्यकों के लिए ये जो है काफी सपोर्ट मिलती है इससे, ठीक है बेटा। तो अब ये नेक्स्ट वाला जो है बेटा हमारा छठवां। अच्छा अब देखो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें क्या होता है, अच्छा ये है आर्टिकल, ये है आपका आर्टिकल 32। ये जो मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से, किस देश से लिया हमने ये विचार, तो ये विचार लिया हमने जो है यूएसए से। कहां से लिया, यूएसए मतलब अमेरिका से। कहां से, अमेरिका देश से मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अच्छा इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मौलिक अधिकार मतलब भाग 3 को जो हमारे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक छूट दे देना, किसी को बहुत अधिक स्वतंत्रता दे देना। जैसे सपोज दैट कोई बाहर बैठ के कुछ सामान बेच रहा है, उसने कहा जी मैं ऐसा करो मैं यहाँ पे कॉरिडोर में बैठ जाऊं, ठीक है जी वहां बेच लो। फिर उसने पूछा कि जी मैं क्लास में बेचने लग जाऊं, कि जी लो। हम मतलब उसे इतनी छूट दे दी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चा उससे जो है कोई कुछ खरीद रहा है, कभी कुछ खरीद रहा है, मतलब आपने बहुत ज्यादा छूट दे दी बच्चों को भी और उसे भी। ये होता है मैग्ना कार्टा, हद से ज्यादा किसी को छूट देना, ठीक है। तो अब ये मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा छूट दे रखी है मौलिक अधिकारों के नाम पे। ये जितने भी हड़ताल आंदोलन जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं, विरोध धरने प्रदर्शन, देश में आगजनी और ये सब होती है, ये सब मौलिक अधिकारों की वजह से होती है। क्योंकि हमें इतने अधिक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, इतना ज्यादा हमें अधिकार प्राप्त है कि हम किसी भी बात का विरोध कर सकते हैं और उसके लिए हम किसी हद तक चले भी जाते हैं लोग, है ना। उसमें ना वो ये देखते हैं कि देश की कितनी क्षति हो रही है, ठीक है ना, कितने जान माल का नुकसान हो रहा है। बस कहीं पे भी पटड़ी उखाड़ने लग जाओ, सीधे बस चक्का जाम, कहीं पे भी बैठ जाते हैं। ये क्या है, ये सब मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के वजह से होता है ये सब, ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, यूएसए से। ये विचार सबसे पहले कहां से आया, यूएसए। क्योंकि हमने जब अपना संविधान बनाया था तब इधर उधर से जितने भी विचार लिए वहां, तो यूएसए से हमने ये मौलिक अधिकार का सोच लिया, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम बेटा एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। क्लास काफी लंबी हो जाएगी लेकिन जितना हो जाए उतना करते हैं, ठीक है। जैसे पहला मौलिक अधिकार क्या है हमारा, समानता का अधिकार। कौन सा, समानता का अधिकार नंबर 1। समानता का अधिकार, ये आर्टिकल आपके जो है कितने से है, 14 से 18 तक, ठीक ना। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14 में क्या है, 14 में है कानून के समक्ष समता। मतलब कानून के लिए सभी समान हैं,
कानून की नजर में सभी समान हैं, कानून सबके लिए समान है। तो मिलेगा किसी को, यदि किसी को अपनी जान का जैसे खतरा होता है तो उसे गवर्नमेंट जो है सुरक्षा प्रदान करवा देती है, ठीक है ना। तो कानून जो हमारी व्यवस्था है उसका संरक्षण सबको समान रूप से मिलेगा, भारत का नागरिक जो भी होगा उसे, ठीक है। अच्छा, अब आर्टिकल 15 में क्या है? लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, रंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई लिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी है और एक लेडीज है, धारा बना दीजिए 376, धारा बना दी 302, धारा बना दी 307, जितनी भी ये धाराएं हैं, जिस धारा में जिस अपराध के लिए जो सजा दी गई लिखी हुई है वही, चाहे उस अपराध को लेडीज करे या जेंट्स करे, दोनों को समान सजा दी जाएगी, ठीक है ना। ये नहीं कि जेंट्स ने की सजा तो अलग, लेडीज ने की तो अलग, दो, क्योंकि जो अपराध है उस अपराध के लिए जो सजा निर्धारित है वो फिर किसी भी लिंग का हो, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, सबको समान सजा मिलेगी दोनों को। धर्म, जो सजा निर्धारित है जिस अपराध के लिए वही सजा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये नहीं कि हिंदुस्तान में है तो लगे कि हिंदू को जो है इस अपराध की सजा कम दे दी जाए और उसी अपराध की सजा दूसरे धर्म के व्यक्ति को अधिक दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा। सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों के व्यक्तियों को एक अपराध के लिए एक समान सजा दी जाएगी। जाति, किसी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो तो ठाकुर का है तो उसकी सजा अलग रहेगी और कोई जो है जनजाति या आदिवासी है उसकी सजा अलग रहेगी, नहीं। सभी, किसी की भी जाति का हो, सबकी सजा एक जैसी समान सजा होगी, यही हमारा समानता का अधिकार कहता है। नस्ल या रंग, नस्ल तो वो हो गई जैसे कि साउथ में पैदा हो रहा है या फिर नॉर्थ में हो रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी नस्ल का व्यक्ति हो सबकी समान सजा होगी। रंग, काले और गोरे से भी मतलब नहीं कि भाई ये गोरा है तो उसको अलग सजा होगी और ये काला है तो उसकी सजा अलग होगी। किसी भी रंग का हो, सजा एक अपराध के लिए एक समान होगी। जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा कि भाई ये तो जो है दिल्ली में पैदा हुआ इसकी अलग सजा होगी और तमिलनाडु में पैदा हुआ उसकी अलग सजा होगी। कोई किसी भी स्थान पर पैदा हुआ यदि भारत का नागरिक है तो भारत द्वारा निर्धारित अपराध के लिए जो सजा निर्धारित है वही सजा सबके लिए समान होगी। ये हमारा अनुच्छेद 15 हमें राइट्स देता है, अनुच्छेद 15, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16, ठीक है बेटा। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरियों में समानता, ठीक है ना। सरकारी नौकरियों में समानता क्या कहता है अनुच्छेद 16? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ठीक है ना। सरकारी नौकरी होंगी उनमें समान अवसर प्राप्त होगा सबको, ठीक है ना, ये कहता है। लेकिन अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप तो कह रहे हो समानता का अधिकार है सरकारी नौकरियों में, लेकिन कुछ लोगों को तो आरक्षण दिया जाता है, एससी वाले लोगों को आरक्षण दिया जाता है, एसटी वालों को भी दिया जाता है, ओबीसी वालों को भी दिया जाता है, फिर समानता का अधिकार कहाँ हुआ ये, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम आपको समझाते हैं, प्रस्तावना को आप ध्यान से पढ़ना। प्रस्तावना को हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहा जाता है? आत्मा। और जैसे किसी व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा को नहीं देखा जा सकता, ऐसे ही
प्रस्तावना के जो अंदर की जो चीज है, जो भाव है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर जैसे हम समझाते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में जैसे देखो बेटा, बहुत समय पहले जब ये जातियां थी ही नहीं, जातियों से परे थे, सिर्फ था कौन, मानव, कौन सा, सिर्फ इंसान और इंसानियत ही रहते थे। उस समय कुछ लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, कुछ लोग आर्थिक स्थिति में ठीक थे। तो जो कमजोर लोग थे वो दूसरों के यहाँ काम करने जाते थे। तो जो जेंट्स काम करने जा रहा है उसकी लेडीज भी काम करने जा रही है, तो उसके साथ उसके बच्चे भी जाते थे। तो वो बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते थे, उन बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो उस समय की आवश्यकता अनुसार ये, उसके बाद में जैसे हमारा जब संविधान बना तो उस समय की आवश्यकता अनुसार ये प्रावधान किया गया था मात्र 10 साल के लिए। क्या कि इनको भी जैसे बेटा देखो समान ही किए जा रहे हैं। इसमें देखो जैसे सपोज दैट ये तराजू है, इसमें 2 पलड़े हैं, ये पलड़ा है, इसमें ज्यादा माल है, मतलब इन्होंने पढ़ाई कर रखी है, और ये पलड़ा है जिसने पढ़ाई के लिए समय कम मिला है, लेकिन कैसे भी खींच खांच के कुछ डिग्री ले ली। ठीक है ना। अब लेकिन इसको कुछ आरक्षण मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए, ठीक है ना, तो ये भी इसके बराबर आ सकता है। कैसे आएगा, मान लो कि दोनों पलड़ों में कुछ सामान रखा हुआ है, मान लेते हैं दोनों में गेहूं रखे हुए, अनाज, और इस पलड़े में से लेके थोड़ा सा इसमें डाला तो ये नीचे आएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा सा डाला तो ये और ऊपर जाएगा, ये और नीचे आएगा। तो एक स्थिति ऐसी आई कि ये दोनों समान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इनको समान ही किया जा रहा है, दोनों को समान ही किया जा रहा है, इनका कुछ हिस्सा लेके इनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये दोनों ऐसे से ऐसे ही हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट वे में देखो तो ये आरक्षण भी एक समान करने की प्रक्रिया है, ना कि ये कि किसी को आप ज्यादा आरक्षण दे रहे हो, किसी को आप अलग से विशेष प्रावधान है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों को समान ही किया जा रहा है इस तरीके से। लेकिन ये प्रक्रिया 10 वर्ष की थी, फिर इसे 10 वर्ष बढ़ा दिया, फिर से 10 वर्ष बढ़ा दिया, बार बार इसको 10 वर्ष हम बढ़ाते जा रहे हैं। कब तक, जब तक दोनों पलड़े हमारे बराबर ना हो जाएं, तब तक ये हम 10-10 वर्ष के लिए आरक्षण को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना। ये है सरकारी नौकरियों में समानता। ठीक है ना, अवसर की समानता, समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है ना, अवसर यहाँ पे आएगा। अब बेटा आर्टिकल, अनुच्छेद है आपका कौन सा, अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या करता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है, अस्पृश्यता होती है छुआछूत, छुआछूत का अंत। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आज भी हम इतने डेवलप विकासशील होने के बावजूद भी, मान लो किसी एससी वाले बंदे की कोई बारात आई गांव में, उस बारात को हम चढ़ने से भी रोकते हैं कि भाई तू तो एससी का है, तू तो जो है अनुसूचित जाति से है। ठीक है ना। तो ये अस्पृश्यता जो है, ये छुआछूत की भावना है, इसी को, इस पे ये रोक लगाता है। कौन सा आर्टिकल, 17। या किसी को आप पानी भरने से रोकते हो, किसी कुएं से या किसी नल से पानी भरने से रोकते हो, किसी से आप छुआछूत मानते हो पूरी, अरे तू इधर रहे, तू तो इस जाति का है, तू इस जाति का है। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये प्रावधान, ये आर्टिकल है 17। आर्टिकल 17 काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है ना। इस आर्टिकल के तहत छुआछूत का अंत किया गया है कि आप छुआछूत करोगे किसी से तो इस आर्टिकल के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका 18। ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 18 जो 18 आर्टिकल है, इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। जैसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि, महाराजा धिराज की उपाधि, कभी कोई किसी की उपाधि, ऐसी उपाधि अपने आप खुद से लेते रहते थे वो राजा जो है। ठीक है।
उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने दी केसर हिंद की उपाधि, कभी किसी की उपाधि, वो उन्होंने भी बहुत सारी उपाधि दी, जिसको भी अपने फेवर में लेना चाहते थे उसको वो जो है उपाधि दे देते थे, ठीक है ना। तो हमारे जो है हमारा आर्टिकल उपाधियों का अंत करता है, ठीक है ना, उपाधियों का ये अंत करता है। अच्छा, सिर्फ हमारे यहाँ पे अभी डॉक्टरेट मतलब शिक्षा के शैक्षणिक या सैनिक, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जैसे किसी ने पीएचडी की, पीएचडी यदि करेगा किसी भी फील्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसको डॉक्टर लगाने की एक उपाधि मिलेगी। सिर्फ ये उपाधि रह गई है। एक हमारे सैन्य से रिलेटेड, जैसे किसी ने अच्छा काम किया आर्मी में या हमारी सेना में, तो उसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, ये जितने चक्र होते हैं, सिर्फ ये वाली उपाधि लीगल है या एक डॉक्टर की, और सभी प्रकार की उपाधियां वर्जित हैं और सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक है। हम किसी दूसरे देश से भी उपाधि नहीं ले सकते जब तक कि हमें अपने देश की परमिशन ना करा लेनी हो, ठीक है। हमें अपने देश की सरकार से परमिशन करानी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, तब हमें कोई दूसरे देश से हम कोई उपाधि ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे जो है आगे चलते हैं। आगे एक दूसरा है, ये क्या हो गया, लाइट गई, ये कैसे में डायरेक्ट हो गया। ठीक बेटा, अब ऐसा करते हैं, यहाँ से आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड।